तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी समझते हैं। देखिए, ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी हैं उनको आप बराबर बराबर एसोसिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीनों ही डायरेक्शन में। अब इस चीज़ को एक टर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी फ्रीडम है एनर्जी एसोसिएट करने की किसी भी गैस मॉलिक्यूल का, वो उसकी काउंटिंग को बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। तो लिक्वी बोल रहा हूँ, सॉरी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप बराबर एनर्जी बांट सकते हैं। ठीक, तो ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy is equally distributed among its various degree of freedom। अब ये degree of freedom में आगे आपको बताने वाला हूँ क्या होता है, ठीक है। That is in all direction, मतलब डायरेक्शन में ही, तीनों ही डायरेक्शन में आप बराबर बराबर बांट सकते हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम में बांट सकते हैं। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसी भी पार्ट का, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है अभी बताऊँगा, कन्फ्यूज मत हो। अब देखिए, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी एसोसिएट की जा सकती है, तो वह हाफ KBT। ये कैसा है ये मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, टोटल कितना था, 3/2 KBT टोटल था, इतना है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, है ना, इतना था। तो पर डायरेक्शन अगर मैं कर दूँ, काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल पर डायरेक्शन करूंगा तो 1/3 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही डायरेक्शन में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया इसका आंसर, 1/2 KBT। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में या हर डायरेक्शन में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, हाफ KBT। पर मॉलिक्यूल है, पर मोल होता तो R आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो पर मोल अगर है, पर मोल पर डायरेक्शन या पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होगा, हाफ RT आ जाएगा। और मॉलिक्यूल में यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर डिवाइड होता है, R बाय एवोगैड्रो नंबर, वो KB बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की। अब ये जो कहना चाह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो समझ लेते हैं। ये यहाँ से अब डिस्कशन एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाएगा, F से, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो हियर इट इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस दैट सिस्टम कैन हैव, ठीक है। तो सिस्टम मतलब वो गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, उस गैस मॉलिक्यूल में कितने तरीके से इंडिपेंडेंटली मोशन हो सकता है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे ढंग से ऐसे देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन पॉजेस एनर्जी, एनर्जी कितने तरीके से एसोसिएट हो सकती है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। गॉट इट। तो कितने तरीके से हो सकता है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, द इंडिपेंडेंट मोशंस कैन बी ट्रांसलेशनल, ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ठीक है ना। तो आप चाहे ट्रांसलेशन तरीके से मोशन करवा सकते हैं, या रोटेशनल से करा सकते हैं, या वाइब्रेशन से करा सकते हैं। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप्स के होंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो, जब आप रूम टेम्परेचर में बात करेंगे ना, तो केवल यही दोनों आने वाला है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मिलेगा, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है, और हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक। तो केवल यही दोनों आएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, और वो हायर टेम्परेचर पे किसी भी मॉलिक्यूल पे एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट कीजिए। और अब हम लोग पता करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस में कितने आएंगे। मतलब अगर मोनो एटॉमिक गैस है
तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के कितने होने वाले हैं। अगर डायटोमिक गैस है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के कितने होंगे। और पॉली एटॉमिक है, लीनियर नहीं है ना, एक कोई एंगुलर तरीके का गैस है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस कितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है। तो या तो वो फ्रीली एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्योंकि एक मोनो एटॉमिक, एक सिंगल एटम जब वो मूव करेगा तो फ्रीली मूव कर सकता है ट्रांसलेशनल तरीके से, है ना, ट्रांसलेशन तरीके से। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और तीनों के तीनों क्या होंगे, ट्रांसलेशनल होंगे, ऑल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन मोशन के कारण ही आने वाला है। लेकिन अगर डायटोमिक ले लें, है ना, डायटोमिक, तो डायटोमिक गैस जब आप लेते हैं तो अब वो 2 एटम से बना होता है, कुछ ऐसा, ऐसे, और इसमें ऐसे, तो एक डंबल की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें एक्सेस बना दो तो इधर एक्स ऐसे ऐसे हो गया, तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो देखो ट्रांसलेशन तो 3 होंगे ही होंगे, या तो ये ऐसे जा सकता है, या तो वो ऐसे जा सकता है, या वो ऐसे जा सकता है। तो 3 ट्रांसलेशन तो होंगे ही होंगे, नो डाउट इन दैट। तो ट्रांसलेशन कितने हो गए, 3। लेकिन अब रोटेशनल भी हो सकता है। इसमें रोटेशन जो था वो 0 था। क्यों, क्योंकि एक मोनो एटॉमिक जो है उसका जो पार्ट है, उसका जो वॉल्यूम है वो एक टाइनी स्फीयर की तरह है। जब वो घूमेगा तो पता ही नहीं चलेगा। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में भी माना था, इसलिए इसकी रोटेशनल 0 है। पर अब ये जब घूमेगा ना, तो जब इसके अबाउट घूमेगा, y के अबाउट, तो इसकी नॉन जीरो वैल्यू निकल के आएगी, y के अबाउट नॉन जीरो निकल के आएगी। और जब ये z के अबाउट घूमेगा तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो निकल के आएगी। लेकिन जब वो x के अबाउट घूमेगा, ऐसे x के अबाउट, तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये x के अबाउट नहीं आएगा, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल नहीं आएगा, ये 0 हो गया। पर इसके अबाउट आएगा और इसके अबाउट भी आएगा। तो ट्रांसलेशन तो 3 है ही, लेकिन साथ ही साथ रोटेशनल 2 और हो गए, है ना, क्योंकि एक y के अबाउट घूम रहा है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब z के अबाउट भी ऐसे ऐसे घूम सकता है। देखो अगर ये ऐसे है तो या तो ऐसे घूम सकता है, या वो इस तरह से घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है ना। तो इस तरह से भी घूम सकता है और इस तरह से भी घूम सकता है। लेकिन जब ये अपने एक्सिस में घूमेगा तब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगी। तो टोटल 2 ही हुए, मतलब रोटेशनल 2 हुए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई इसकी, 5 आ गई। तो डायटोमिक के कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो डायटोमिक या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक में लीनियर भी हो सकता है, दोनों का सेम आंसर आएगा। ओके, लेकिन अब जो पॉलीएटॉमिक है वो नॉन लीनियर है। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर ले लेते हैं, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो वो कैसा हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा है, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लीनियर ना हो। ठीक, अब जो दिक्कत इसमें आ रही थी कि एक 0 हो रहा था, अब वो 0 नहीं होगा यहाँ पे। देखो कैसे, मान लो आपने ऐसे एक्सिस डिफाइन कर दिया, इधर y ले लिया, सॉरी इधर z ले लिया, इधर x ले लिया और इधर y ले लिया। अब आप चाहे जिस भी एक्सिस के अबाउट घुमाओ, एक नॉन जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो इसके अबाउट 0 मिल रहा था वो इसके कारण नॉन जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये घूम सकता है। समझ में आ रहा है। तो ट्रांसलेशन तो 3 होंगे ही, मुझे परेशान होना ही नहीं इसमें, ट्रांसलेशनल 3 होंगे। और अब रोटेशनल भी कितने हो सकते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होगा, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे अमोनिया हो गया, है ना, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया गैस। और डायटोमिक क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ये सब डायटोमिक होंगे। मोनोएटॉमिक क्या होगा, हीलियम हो सकता है, आर्गन हो सकता है, ये सारे जो हैं वो मोनोएटॉमिक होंगे। और पॉलीएटॉमिक लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है ना, ये लीनियर माना जाता है,
इस तरह का इसका बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखो ये डायटोमिक नहीं है, 3 एटम है, लेकिन फिर भी आपका इसमें आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी और इसमें 6 हो गई। तो ये आपको लर्न करके रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं मोनोएटॉमिक के, 5 होते हैं डायटोमिक के, 6 होते हैं पॉलीएटॉमिक या फिर नॉन लीनियर के, है ना। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर और नहीं, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, और ये पॉलीएटॉमिक लीनियर है, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लिया है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो मैं ठीक ठाक ले रहा हूँ, मतलब रूम टेम्परेचर में ही ले रहा हूँ। अगर रूम बहुत हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगा, अंदर से मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करने लग जाएंगे, तो उसके कारण 2 और आ जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं आएगा, हमारे सिलेबस के बाहर ही है, इसलिए मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं और एनर्जी को रिलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जैसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या क्या कहता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, हाफ kBT। तो वही चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को उससे रिलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लेना है आपको कि अगर 70 केल्विन से कम टेम्परेचर हुआ तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आने वाला, रोटेशनल एनर्जी नहीं आएगी। मतलब घूमने वाली जो पॉइंट है वो हम लोग तभी मान के चलते हैं जब टेम्परेचर 70 केल्विन से ज़्यादा हो, ठीक है। तो फॉर लेस देन 70 केल्विन डिग्री ऑफ फ्रीडम डज नॉट कम, रोटेशनल डिग्री फ्रीडम डज नॉट कम। तो अगर मोनो एटॉमिक की बात करें, मोनो एटॉमिक की, तो इसमें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था फॉर टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन, है ना। ट्रांसलेशन कितने थे, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, और रोटेशनल तो इसका वैसे भी 0 ही था, ठीक है। तो 3 ही रहेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर डायटोमिक की बात करें, डायटोमिक, तो डायटोमिक में टेम्परेचर लेस देन 70 है, तो 3 ट्रांसलेशन तो होंगे, पर रोटेशनल वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो जाएगा, तो इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, तो इसके भी रोटेशनल नहीं आने वाले हैं, तो 3 ट्रांसलेशन ही रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, हाईएस्ट बहुत ही ज़्यादा है, हाई, तो हाई वैल्यू आप मान सकते हो 3000 केल्विन या 5000 केल्विन मान लीजिए, है ना। 1000 में कोई केल्विन में अगर आ जाए या हाई टेम्परेचर लिखा जाए, हायर टेम्परेचर, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाते हैं, है ना। तो वाइब्रेशनल के कितने ऐड करने होते हैं, 2 ऐड करने होते हैं, और 2 जो ऐड आप करोगे वो किस तरह से ऐड होगा, तो वो इसलिए ऐड होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऐड हो जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होती है, तो जैसे ऑसिलेशन में होता है, उसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। तो 2 तरीके से एनर्जी और एसोसिएट हो सकता है इन केस ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या करने वाले हैं, मोनो एटॉमिक के लिए तो 3 ट्रांसलेशन होंगे, और हायर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी नहीं आने वाला, क्योंकि एक मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक घूमे या वाइब्रेट करे वो पता ही नहीं चलेगा, तो 3 ही होने वाला है, तो इसकी भी डिग्री फ्रीडम में कोई चेंज नहीं आएगी, ये 3 होगी, ठीक है। लेकिन अगर हायर टेम्परेचर है 3000 या 5000 केल्विन भी हो सकता है, मतलब अबव 1000 जो है वो हायर ही माना जाएगा, पर 5000 केल्विन एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि इसके बियॉन्ड हायर टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। वैसे वैल्यू गिवन होगी हायर टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर लिखा रहेगा। अब डायटोमिक के बारे में अगर बात करें, तो डायटोमिक में 3 ट्रांसलेशन तो होंगे, 2 रोटेशनल भी होंगे, क्योंकि अब वो हाई टेम्परेचर है, अबव 70 केल्विन है, 70 केल्विन, प्लस 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मच, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसका होता है, पॉलीएटॉमिक लीनियर या डायटोमिक, पॉली लीनियर, है ना, पॉलीएटॉमिक लीनियर, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में भी क्या होने वाला है, 3 ट्रांसलेशनल
3 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। ठीक है, तो ये होता है अपना पॉली एटॉमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैसे ये नॉलेज जो है वो हमारे काम का उतना नहीं है, पर फिर भी कब थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर हायर टेम्परेचर हो या बहुत ही कम टेम्परेचर हो उसमें क्या फर्क पड़ता है। हम जो मैंने पीछे आपको बताया वही मेन है हमारे लिए। ठीक है, तो अपना जो स्कोप है वो उतना ही है। तो आपको क्या याद रखना है मेनली कि अगर टेम्परेचर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो टेबल में बना रहा हूँ यही आपको याद रखना है, यहाँ वाला, फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर वगैरह ले लो। इस पर मोनोएटॉमिक के 3 ट्रांसलेशनल होंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, और 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, ये आपको लर्न करना, और हमारे फिजिक्स में ये यूज़ होने वाला है मेनली। तो मैंने कॉलम बाय बना दिया मेनली। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे कि एनर्जी से क्या लेना देना है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को फिर से याद करेंगे, उन्होंने क्या बोला था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को वहां पे सेट करके फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को जब मिला देते हैं तो फाइनली जो कंक्लूजन पहुंचा वो पॉइंट जरा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या कहता है कि जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी एसोसिएटेड होंगे, वो बराबर बराबर आप पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो जो हमने डिराइव किया वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से किया इसको डिराइव, और वो कितना निकल के आया कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी इज हाफ केबीटी फॉर अ मॉलिक्यूल, है ना, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यही था। और एनर्जी इन ईच मोल, अगर पर मोल आप लेते तो यहाँ पे आर आ जाता था, यही था ना बात इक्विपार्टीशन में। तो अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो टोटल एनर्जीज क्या आएंगी, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर एस फॉलोज। तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, ये क्या है कि एक मॉलिक्यूल का है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। तो अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर एन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और के भी आएगा। के भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। तो अगर मॉलिक्यूल लिखा रहेगा तो यहाँ पे के भी लोगे, लेकिन अगर मोल लिखा रहेगा, मोल 1 मोल, तो 1 मोल का क्या होता है, ये ईच एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल लेंगे तो ये आएगा, और मोल लेंगे पर मोल तो हाफ आर टी आता है। तो उसको एफ से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, और अगर एन मोल है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी आ गया। अब ये जो कंफ्यूजन होता है वो मैं दूर कर देता हूं यहाँ पे। पहला कंफ्यूजन कि सर ये जो आया अपना, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से डिराइव करके आपने लाया था सर, है ना, कैसे 3/2 kBT आया था। ठीक, और इसको मैंने कहा कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगा, तो तीनों ही डायरेक्शन में जब आप बांटते हो, तीनों डायरेक्शन में, तो हाफ केबीटी आता है। मतलब इतने तरीके से आप एनर्जी एसोसिएट कर सकते हैं, जो कि ट्रांसलेशन था। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव होता है कि इतना ही एनर्जी, ये जो ईच ट्रांसलेशन आपने लिया, इतने ही मैग्नीट्यूड का रोटेशन में भी आएगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का वाइब्रेशन में भी आने वाला है। तो हाफ केबीटी या हाफ आरटी, आरटी तब यूज करेंगे जब मोल्स होगा, केबी तब यूज करेंगे जब मॉलिक्यूल्स होगा, करेक्ट। तो इतने ही मैग्नीट्यूड का रोटेशनल भी आने वाला है। ठीक है, तो सोचो अगर टोटल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 आपके हो गए ट्रांसलेशन, और अगर 2 आपके रोटेशनल है तो 3 तो हुए ट्रांसलेशनल, 3 केबीटी, और 2 केबीटी बाई 2 केबीटी रोटेशनल वाले भी ऐड हो जाएंगे इसमें, तो टोटल 5 हो गए।
सोच रहे हो, मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। देखो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर डायटोमिक में लेता एग्जांपल डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो मॉलिक्यूल में के भी यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो सोचो 3 ट्रांसलेशनल होने वाले और 2 रोटेशनल होने वाला, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाला है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो 2 रोटेशनल है इसमें भी आने वाला है हाफ KBT, टोटल 2, और इसमें 3 ट्रांसलेशनल जो है वो उसमें भी आने वाला है हाफ KBT। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल हो गया 5/2 KBT। तो ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई, किसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल की। कब, जब टेम्परेचर T आपको गिवन होगा, ठीक है। यही समझाना चाह रहा हूं तब से। अगर मोनो एटॉमिक होता तो सिर्फ ट्रांसलेशन ही आने वाला है, दैट इज 3/2 KBT, लेकिन वो टोटल होता, टोटल सब कुछ, ट्रांसलेशन रोटेशन सब मिला के होगा। और अगर डायटोमिक है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख लीजिए, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर मोल होता, मोलर अगर बात करते पर मोल, तो पर मोल के लिए ये क्या हो जाएगा, मोलर के लिए बन जाएगा 5/2 RT, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी गैसेस हैं उसकी एनर्जी अगर आपको टोटल कैलकुलेट करनी है, टोटल, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। लेकिन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा 3/2 KBT ही होगा या 3/2 RT ही होगा, ठीक। और अगर पर डायरेक्शन देखोगे तो हाफ RT मोलर के लिए और हाफ KBT मॉलिक्यूल के लिए यूज होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ने वाला, सिंपल एक पॉइंट मुझे कंक्लूड करके रख लेना है, क्या, कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि टोटल एनर्जी उसके साथ जो एसोसिएटेड होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अगर डायटोमिक के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, अगर मॉलिक्यूल का n मॉलिक्यूल्स हैं तो 5/2 n KBT, और अगर n मोल्स हैं, n मोल्स, तो 5/2 n RT। क्लियर, बिल्कुल सिंपल हो गया ये, ठीक है। तो ये था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको रिलेट करेंगे कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी आया वो इंटरनल एनर्जी के साथ कैसे उसको लिंक किया जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक विच हैव टू अंडरस्टैंड, और उसको हम लोग रिलेट करेंगे अपने इस एनर्जी से, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री, ठीक है। तो पहला पार्ट कैसे करेंगे, क्या निकालना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, किसकी, ऑक्सीजन की। तो एक, और ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल। तो एक ही रूल हम बना के रख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या होगा, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाला है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 ट्रांसलेशनल होती है, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ KBT, समझ में आया, एस 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगा, कितना बटेगा, हाफ KBT, यही कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया, तो ये आ जाएगा 3/2 और 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ये होता है, इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको केल्विन में लाना जरूरी है, तो केल्विन में लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 300 केल्विन बन गया, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये आपका आंसर ऐसा यूनिट में ही आएगा क्योंकि 1.38 इंटू 23 जो वो भी ऐसा यूनिट में ही होता है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 6.21 इंटू 10⁻⁻21, ठीक, और ऐसा यूनिट में ही है, तो ये आ गया जूल। पर ये मॉलिक्यूल की बात थी यहाँ पे, तो ये पर मॉलिक्यूल है ये आंसर,
ठीक है, जूल पर मॉलिक्यूल 6.21 10⁻21। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आता है। अब सेकेंड पार्ट मैंने क्या पूछा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए, टोटल, और मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो टोटल में आप टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने वाला है बताओ, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज टोटल F/2 kBT। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, तो 5/2 kBT एज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इज डायटोमिक के कितने होते हैं 5 होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 5/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू ये भी 300 केल्विन ही होगा। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे जो आंसर आया था वो 6.21 था, तो ये 10.35 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल, ये भी पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में लिखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन जूल बताना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज F/2 RT। ठीक है, फॉर ईच मोल, हर मोल के लिए। तो मोल की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मोल के लिए यही होगा, है ना, यहाँ पे n रहता है याद है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है। ठीक है, तो अगेन 5/2 RT हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू रख दो 5/2 इंटू 8.314 इंटू 300। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू जो लिया था वो KBT का लिया था, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का लिया था, ये भी ऐसा यूनिट में था और ये भी ऐसा यूनिट में। तो 6235.5 जूल पर मोल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि देखो टोटल एनर्जी पूछा जाए तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे, और अगर ट्रांसलेशन पूछा जाए तो केवल ट्रांसलेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे, क्योंकि टोटल एनर्जी चाहे जैसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल, हाफ KBT टू मॉलिक्यूल के लिए जाता है और हाफ RT पर मोल के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसको रिलेट करते हैं, मैं इस पे और क्वेश्चन नहीं करा रहा। अगर इसको फ्रेम चेंज करके पूछा जाए, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, तो फिर आप मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। जैसे अगर आप कंटेनर मूव कर रहा है और कंटेनर में बैठ कर देख रहे हो, तब ये आंसर सही है। पर अगर आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग प्लेटफॉर्म को देखो, तो फिर वो मूवमेंट के कारण जो कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी है वो भी ऐड होगी इसमें। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, मैं क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी टॉपिक पे ले लिया जो अभी आपको बोल रहा था। क्या लिखा हुआ है कि एक लाइट कंटेनर हैविंग डायटोमिक गैस एंड क्लोज विद इन इज मूविंग विद वेलोसिटी v। जो कंटेनर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मास ऑफ द गैस इज कैपिटल M एंड नंबर ऑफ मोल इज n। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बताना है, एंड ऑल्सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है, एक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बताना है। तो सोचो ये सिस्टम में हो क्या रहा होगा, ये आपको सोचना है। तो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने में, T टेम्परेचर में, और ये खुद भी मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसी में, इसके अंदर ही होगा। सिस्टम में क्या है, गैस मॉलिक्यूल है और इसमें लाइट लिखा हुआ है, लाइट। इसका मतलब इस कंटेनर का मास नहीं है, तो इसका मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर ही आप स्टडी कर रहे हो पहला पार्ट में। तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में आपसे क्या पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो कैसा गैस मॉलिक्यूल है, डायटोमिक। कैसा है, डायटोमिक। और इसमें मोल्स गिवन है n,
मॉलिक्यूल्स नहीं गिवन है, मोल्स गिवन है, तो मैं मोल के हिसाब से इसको निकाल सकता हूँ। तो पहला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर ही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो गया। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कौन सा है ये, डायटोमिक है, तो टोटल की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन नहीं लिखा हुआ है, और डायटोमिक की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा, वो मोलर वाला यूज कर लेंगे। तो कितने मोल्स हैं, n मोल्स है, तो n मोल्स हैं, ओके। और पर मोल कितना होता है, F/2RT, है ना। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल इज हाफ RT, n डिग्री ऑफ फ्रीडम F, n मोल्स F डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना आया था, ये आया था हाफ RT। तो n मोल्स करोगे तो n मल्टीप्लाई होगा, और F डिग्री ऑफ फ्रीडम करोगे तो F भी मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल के लिए आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 5/2 nRT, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी टोटल गैस का। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखोगे तो कंटेनर भी मूव कर रहा है और इसका टोटल मास गिवन है m, ठीक है। टोटल मास गैस का गिवन है m और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बस एक हाफ mv² ग्राउंड वाला भी उसमें ऐड हो जाएगा इंक्लूडिंग दिस एनर्जी। तो प्लस 5/2 nRT, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये है अपना सेकेंड पार्ट का आंसर, हाफ mv² प्लस 5/2 nRT, ठीक। तो इस कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है दिमाग में। पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये था, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए और एफ भी आ गया, इसमें आर आ जाएगा। अगर मोल होगा तो आर आ जाएगा और टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे तो के भी आ जाएगा, सिंपल। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की काइनेटिक एनर्जी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आ गई यहाँ पे। तो ये मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, है ना। अगर आपको याद हो तो उसमें क्या सिखाया था मैंने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगी हाफ mv², और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। अब इंटरनल एनर्जी समझते हैं क्या होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो गैस के इंटरनली जो एनर्जी कंटेंट है गैस का, वही इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, जरा ये समझते हैं। तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से, ये समझ लीजिए आप इस पूरे चैप्टर में, ये पूरे आगे जो भी डिस्कशन करेंगे यू से डिनोट करने वाले। तो यू मतलब इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी गैस का किस तरीके से हो सकता है, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है इंटरनल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल हो सकता है, और अब एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल इंटरनल एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीन फॉर्म में एनर्जी एसोसिएट हो सकता है। अब समझिए, फॉर आइडियल गैस हमने ये अजम्पशन ले रखा है कि कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो फिर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो फॉर आइडियल गैस इंटरनल potential energy is 0 because of no attractive force between the molecules, ठीक है ना। अब वाइब्रेशनल भी 0 हो जाएगा फॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर में अगर काम करो तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी इज 0। तो एक तो आइडियल गैस, ऊपर से टेम्परेचर हाई नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है,
तो नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई वाइब्रेशन एनर्जी नहीं आया। इसका मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी होगा वो सारा का सारा किस फॉर्म में होगा, वो होगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ चुके हो वही उसकी इंटरनल एनर्जी ही होगी। देयरफॉर फॉर आइडियल गैस at normal temperature, नॉर्मल मतलब नॉट वेरी हाई, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस is equals to kinetic energy of gas at given temperature। समझ आया? ये आइडियल गैस के लिए है। लेकिन रियल गैस के लिए अगर बात करें तो रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, बट फॉर रियल गैसेस, ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर रियल गैसेस इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि वो टेम्परेचर है तो वाइब्रेट करेगा तो उसकी स्पीड होगी तो एनर्जी आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। तो इसका मतलब वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा कि कितना वॉल्यूम कंटेंट है। ठीक है, तो फॉर रियल गैसेस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आते हैं इंटरनल। ठीक है, इंटरनल, ये आपको समझना है फॉर रियल गैसेस। इसका मतलब फॉर रियल गैसेस पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम, दोनों का फंक्शन बनेगा। लेकिन फॉर आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, नो वॉल्यूम डिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी नहीं होगा, तो डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे जितने भी दूर रखो या पास रखो, अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड नहीं करने वाला। इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो कंटेनर का वॉल्यूम क्या था, पर रियल गैस के लिए वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ। तो ये हो गई ये हो गई इंटरनल गैस की बात। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस की बात। अब थोड़ा समझते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अभी ये समझ में आ गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी इंटरनल एनर्जी है ना। तो फॉर रियल गैस इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक, अब इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अब जरा याद करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस निकल के क्या आया था, याद कीजिए जरा ध्यान से। तो वो निकल के आया था कि अगर n मोल्स का गैस लेते हैं और f डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं तो टोटल f डिग्री ऑफ फ्रीडम n नंबर ऑफ मोल्स इंटू r इंटू t बाई 2, ये आया था इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, f is the degree of freedom of gas, n क्या है, number of moles of gas, t क्या है, temperature in Kelvin, और r आपको पता ही है गैस कांस्टेंट। ठीक, तो ये मोल्स के टर्म में लिखा हुआ है, मोल्स है इसलिए आ रहे हैं, पर अगर मॉलिक्यूल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू केबीटी हो जाएगा। क्लियर है, पर मॉलिक्यूल में केबीटी आता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल लगा दिया तो टोटल एनर्जी हो गई इसकी। ठीक, अगर ट्रांसलेशन पूछा जाता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी ट्रांसलेशन वाली 3 होगी तो 3RT/2 हो जाता पर मोल, और n मोल होगा तो n टाइम्स 3RT/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गई इंटर एनर्जी। अब इसमें टेम्परेचर की बात हो रही है और एनर्जी की भी बात हो रही है। तो हमने कैलोरीमेट्री में एक टर्म सीखा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
उसको हीट से रिलेट किया गया था, याद है? तो उस पर डिस्कशन करके इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सोचिए, अच्छा इतना आप कॉपी कीजिए, फिर उस पर मैं पहुंचता हूं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है, वो है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है? इसको समझना है आपको, मोलर हीट कैपेसिटी। देखिए इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ाऊंगा इसको, फिर से आएगा, पर छोटी सी चीज यहाँ पे समझना आपको जरूरी है। जैसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या पढ़े थे कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज जो टेम्परेचर में लाने के लिए जो हीट चाहिए वही होता है। तो एस क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एम क्या कहलाता है? मास। अगर आप इसी चीज को मोल्स के टर्म में स्टडी करते, ये क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। लेकिन गैस के लिए जब स्टडी करते हैं तो मास के टर्म में स्टडी नहीं करते हैं, हम मोल्स के टर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो अगर मोलर हीट कैपेसिटी ले लिया जाए तो फिर इन दैट केस मास ना होके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे C से इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। तो इस C को क्या बोलेंगे? C को क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप मोलर यूज कर लिए तो ये पर मोल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 डिग्री राइज कराने के लिए, उसी का काउंट इस पर आता है मोलर हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? एस क्या होता है? एक यूनिट मास में यूनिट डिग्री टेम्परेचर चेंज लाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट। उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे हम लोग समझेंगे कि यूनिट मोल यानी कि पर डिग्री राइज कराने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है? अब सुनो, नोट कर लो क्या कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट प्रोवाइड करोगे तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस में एक्स्ट्रा चीज ये पढ़ते हैं कि आप किस तरीके से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा इसकी मोलर हीट कैपेसिटी। ऑल्दो किसी पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता था कि आप किस तरह से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, पर यहां डिपेंड करेगा। तो सुनिए पॉइंट नंबर 1, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट then C is written as CV और इसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? ये इसका नाम होगा। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के अगर आप हीट प्रोवाइड करें, इन दैट केस दिस इज NCV डेल्टा टी। अब सुनिए ध्यान से, होता क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के आप हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो जो भी हीट आप दोगे वो उस गैस की इंटरनल एनर्जी में ही चेंज में चला जाएगा और कहीं यूज नहीं होगा। ये इसका प्रूफ अगले चैप्टर में है थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ जब पढ़ाऊंगा तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम C इज कॉल्ड CV, ठीक है? एट इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड at constant volume, if heat is supplied to gas, then this heat only changes internal energy ऑफ गैस, ठीक है?
जो हीट आप प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम रख के, वो सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी ही चेंज करेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन CV डेल्टा T, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट डाला तो इसका नाम बन गया CV। और अकॉर्डिंग टू दिस अब ये फर्स्ट लॉ से प्रूव होता है कि ये वाला टर्म इंटरनल एनर्जी चेंज में चला जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज NCV डेल्टा T, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? Therefore, internal energy can also be written as NCV_T. But we also know that internal energy is FRT/2। अभी मैंने बताया आपको इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ RT। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी टोटल फॉर n मोल and f डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी NF/RT/2, है ना। जस्ट अभी पहले मैंने बताया था। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो n और t दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर व्हाट डू वी गेट? Therefore, CV is equals to क्या आ रहा है? FR/2। ठीक है, यही आने वाला है। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि K आएगा क्या सर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही मोलर है, मोलर हीट कैपेसिटी, इसलिए ये मोल्स में ही हो रहा है, इसलिए R आ रहा है। क्लियर है? तो कंपैरिजन करने से CV की वैल्यू आ गई FR/2। ठीक है, अब आगे हम ये भी सीखते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे C कहलाता है CV, पर अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए और तब हीट प्रोवाइड करें तो उसको बोलेंगे CP। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए, ये चीज तो आपको लर्न कर लेना है। ये होता है, मतलब सीधा सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा CV। तो मोनो एटॉमिक के लिए CV की वैल्यू क्या हो गई? 3RT/2। डायटोमिक के लिए क्या हो गई? 5RT/2। क्लियर है? नंबर 2, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, then C is called CP। ठीक है, CP। अब CP के फॉर्म में फिर इसको लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर NCP डेल्टा T। बट CP अगर आप लेते हो तब वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये केवल CV के लिए होता है। लेकिन CV और CP में एक और रिलेशन होता है जो कि फिर से अगले चैप्टर में डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उसकी डेरिवेशन अगले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जब पढ़ लेंगे तो उसको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, बट यहां मैं बस डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। क्या? देन C इक्वल टू CP फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TD मतलब थर्मोडायनेमिक्स, वी कैन से क्या? दैट CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ये होता है इनके बीच का रिलेशन। तो आप CV का फॉर्मूला केवल जानते हैं और CP निकालने के लिए उसमें R को जोड़ देते हैं। इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं कि CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। ये होता है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें CV CP मिलेगा, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इनका रेशियो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनका रेशियो जो है वो गामा कहलाता है। ये 2 था, अब 3 पे आते हैं। नंबर 3,
गामा, गामा क्या होता है? रेशियो, किसकी रेशियो? Cp और Cv की रेशियो होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने वाले हैं, पर यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं कि गामा इज Cp बाय Cv। और गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। Cp क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा क्या होता है? इनका रेशियो। ठीक, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि Cp की वैल्यू Cv से बड़ी है, क्योंकि R 8.3 होता है, तो इसका मतलब गामा इज ग्रेटर देन 1। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनको आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं टेबल बना देता हूं जिसमें Cv, Cp और गामा तीनों ही आने वाले हैं। ठीक, चलिए इसको कॉपी कीजिए, नोट डाउन। अब इसके पहले कि टेबल बनाओ, वो जो मैंने सारा चीज लिखा है उसको समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या लिखा मैंने? Cv इक्वल्स टू FR/2 एंड Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। तो किसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं F के टर्म्स में क्या आएगा। F/2 प्लस R। अब इसमें ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो F प्लस 2R/2। एलसीएम लोगे तो 2R हो गया ना, ये है ना, 2R हो गया, तो इसमें से R कॉमन ले लिया तो F प्लस 2 आ गया, तो ये Cp हो गया, ये 2। एंड 3 क्या सीखा हमने कि गामा इक्वल्स टू Cp बाई Cv। ये मोलर होता है, मोलर, ध्यान रखना। अगर मोल में नहीं दिया है तो मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तभी ये रिलेशन ट्रू होगा। Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R, ये मोलर होते हैं, दोनों मोलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर वैल्यू पुट कर दे तो Cp क्या हो गया? F प्लस 2R/2 और Cv क्या हो गया? FR/2। ठीक है, तो यहां से देखो R/2 तो कैंसिल हो गए। अब F से डिवाइड कर दो इसको, दोनों को, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2/F या F प्लस 2/F। ठीक है, अब सुनो, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम से Cv निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीधा Cp निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीधा गामा निकाल सकते हो। अगर सिर्फ गामा आपको चाहिए तो Cv, Cp निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू डाल दो, गामा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। Cv, Cp एंड गामा फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहला है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए क्या निकाल रहे हैं? Cv, और Cv का फॉर्मूला क्या होता है? Cv का फॉर्मूला होता है FR/2। FR/2। अब जरा बताओ कि मोनो एटॉमिक का Cv क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है स्पेस बनाकर। तो मोनो एटॉमिक गैस Cv ये होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी? मोनो एटॉमिक गैस का बस 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 3 यहाँ पे रख दो, तो Cv की वैल्यू हो गई 3R/2। ठीक है, अच्छा, अब अगर डायटोमिक के लिए मैं करूं, डायटोमिक गैस या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर, ठीक है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ये बताना है आपको। तो कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5, है ना, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल होते हैं, तो 5R/2 हो जाएगा। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, है ना,
पॉली एटॉमिक है। जब पॉली एटॉमिक होता है तो मोर देन 2 होते हैं, लेकिन लीनियर नहीं लिया मैंने, नॉन लीनियर ले लिया, तब बताना आपको। तो कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका बता दो, तो वैल्यू बताओ। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6, तो 6r/2, तो 6/2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा 3r। आगे समझ। तो ये हो गया CV। CV आपको ये टेबल जो है वो लर्न कर लेना है, 3/2r, 5/2r, 3r। अब मैं आता हूँ CP पर, तो CP की वैल्यू क्या होगी, CP, तो CP होता क्या है वैसे, CV प्लस R, बस यही होता है ना। तो इसको भी टेबल बना लेंगे ऐसे। तो बताइए इसमें बस R जोड़ देना है, तो R जोड़ोगे तो LCM ले लो, तो 5/2r, इसमें R जोड़ दो तो LCM लोगे तो 2 + 5 7 हो गया, तो 7/2r, इसमें R जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 4r। अब तीसरा है गामा का कॉलम, तो गामा या तो होगा CP/CV या इसको 1 + 2/f, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे यूं। तो ये टेबल बना दिया मैंने, तो चलो साथ में पुट करते हैं। CP/CV मतलब इन दोनों वैल्यू का रेशियो निकालना है। एक तरह से ये tan थीटा हो गया, ये sin थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर देते थे, बट ये इस बार sin थीटा है, ये cos है, मतलब 5r/2 को 3r/2 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू क्या हो गया 5/3, ठीक है। उसी तरह से इसको इससे डिवाइड करो, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 7/5, ठीक है, 7/5। इन दोनों को डिवाइड कर दो 4/3। अब यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, तो 3 रखो, तो 3 + 2 5/3, देखो आ गया। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी, तो 5 + 2 7/5। उसी तरह से 6 होगा, यहाँ पे 6 को सॉल्व करोगे 13 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम आपको याद कर लेना है, इनफैक्ट आपको तीनों ही याद करने हैं, है ना, या अगर एक याद करो तो बाकी सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें R जोड़ना है, इसमें R जोड़ना है, इसमें R जोड़ना है। या फिर आप सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम ही याद रखो और FR/2 होता है, काम इसमें भी हो जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने कॉलम बना रखा है, इसमें मैंने ऑप्टिमम टेम्परेचर लिया है जिसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, और 70 केल्विन से ज़्यादा है, ताकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाए। तो रूम टेम्परेचर पे ही ये काम हो रहा होता है, या थोड़ा सा हाई होता है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम चल रहा है, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी नहीं ये कॉलम सही होगा। आपको पता है क्या चेंज आ जाता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाते हैं वाइब्रेशनल वाले, तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई बात। तो ये चीज़ आपको लर्न कर लेना है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए। ये अगले चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई बात CP, CV और गामा की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर से आएगा कि अगर इसके अलावा कोई और हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, एक अलग ही टॉपिक में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक। चलो नोट डाउन। अब बच्चों अगर गैसेस मिक्स किए जाएं, है ना, मिक्स किए जाएं, और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा या CP CV मिक्सचर का क्या होगा, तो ऐसे कंसेप्ट को कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस हो रही है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, ठीक। तो ये एक कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है ये इंसुलेटेड है, चारों तरफ से इंसुलेटेड है, दिस इज इंसुलेटेड कंटेनर। और इस कंटेनर में एक टाइप का गैस 1 है, गैस 1, जिसके N1 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये T1 टेम्परेचर पे है। तो क्योंकि ये गैस एक टाइप का गैस है, तो इसकी अपनी कोई CV है, लेट्स से दिस इज CV1, ठीक है। CV मतलब समझ रहे हो, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और इस जगह पे दूसरे टाइप का गैस है, इस जगह पे किसी और टाइप का गैस है, जिसकी वैल्यू है CV2, और नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, और टेम्परेचर T2 है, ठीक है।
ऐसा है। अब यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर गैस को इनिशियली मिक्स होने से बचा रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से स्टॉपर हटा देते हैं, तो स्टॉपर हटाने के बाद क्या होगा, गैसेस की मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्स होने के बाद आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, ठीक है। फाइनल प्रेशर भी पूछा जा सकता है, इन दैट केस वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ऐसे बता दूंगा आपको। बट बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सीखना है वो है CV मिक्सचर, CP मिक्सचर, गामा मिक्सचर, ये सब हमें सीखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि चारों तरफ से इंसुलेटेड है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इंसुलेटेड होने से ये क्या है, इंसुलेटेड थे, इंसुलेटेड। तो इंसुलेटेड होने से क्या हुआ, इंसुलेटेड होने से कोई बाहर और अंदर से हीट नहीं आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन हीट 0 हो गया। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टोटल वॉल्यूम में कोई ये मिक्स ऐसे एक्सपैंड नहीं कर रहा है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने से क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उससे कोई वर्क नहीं होगा, है ना। अब ये चीज़ हम अगले चैप्टर में सीखेंगे कि वर्क का क्या इक्वेशन बनेगा या वॉल्यूम से क्या लेना देना है वर्क का। इतना आप समझ लो कि वर्क भी नहीं हो रहा है और हीट भी नहीं मिल रहा है कहीं से। तो अगर सिस्टम में ना कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ना सिस्टम में गैस का वर्क हुआ है, ना इस सिस्टम में वर्क हो रहा है, तो हीट और वर्क दोनों से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। ये बात जो है वो हम अगले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में सीखते हैं, ठीक। बस इतना आप समझ लो कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इंसुलेटेड वेसल है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, बस इतनी सी बात आपको समझाना था मुझे, ठीक है। देयरफॉर change in internal energy is also 0. It means internal energy final is equals to internal energy initial. ये कंक्लूजन निकालना था, ठीक है। तो इस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जितनी फाइनल थी उतनी ही इनिशियल रहेगी, या इनिशियल जितनी थी उतनी फाइनल होगी, ठीक है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T मिक्सचर, है ना। फाइनल टेम्परेचर इज T मिक्स, है ना, ये T मिक्सचर हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या था, इसकी क्या थी, N1 CV1 इंटू T1, ये इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई। और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों, N2 CV2 T2, ये हो गई इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल क्या होगा, फाइनल क्योंकि टेम्परेचर सेम हो चुका है, तो इसके बारे में लिखोगे N1 CV1 T मिक्सचर फाइनल प्लस N2 CV2 T मिक्सचर फाइनल। इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं ना, तो T मिक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया, N1 CV1 प्लस N2 CV2, और इधर क्या हो गया, N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2। तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, the final temperature is N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2, ठीक है, डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2, ठीक। व्हाट इज CV1 एंड CV2, CV1 इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस 1, CV2 इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस 2, ठीक है ना, ये इनका रिलेशन है। तो फाइनल टेम्परेचर आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर ऐसे निकलेगा जब मिक्सिंग होगी तो, ठीक है। T मिक्सचर निकल आया। अब आप बताओ कि इस पूरे मिक्सचर का CV क्या होगा, CV, तो CV ऑफ मिक्सचर ये हमें अब नेक्स्ट डिराइव करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज CV ऑफ मिक्सचर, CV मिक्सचर मतलब इस पूरे गैस को जब आपने मिक्स किया तो एक इक्विवेलेंट गैस बन गया होगा, उस इक्विवेलेंट मिक्सचर का या उस गैस का मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ओके। मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करें,
इसके डेफिनेशन में छुपा हुआ है, इसके डेफिनेशन में इसकी वैल्यू छुपा हुआ है। क्या होता है डेफिनेशन? व्हाट डू मीन बाय CV? हाउ विल यू डिफाइन CV? तो CV को डिफाइन ऐसे करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन पर मोल, है ना, पर मोल। कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी पर मोल, वही कहलाएगा CV मिक्सचर। तो देखिए कैसे लिखेंगे CV मिक्सचर को, ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस में हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी N1 CV1 इंटू 1 डिग्री का हुआ टेम्परेचर राइज, और दूसरे गैस को भी इतनी हीट चाहिए। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड पर मोल, पर मोल। तो टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास? 2 मोल्स हैं। तो पर मोल में 2 मोल से आपने डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या लिखा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर मोल, पर मोल। तो पर मोल ही तो लेंगे, है ना, पर मोल लेंगे तो मोल से डिवाइड करना होगा। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV मिक्सचर? तो CV मिक्सचर आप एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। क्या होता है बच्चों? N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही होता है। ठीक है ना, ये होता है अपना CV मिक्सचर का फॉर्मूला। तो फिर CP मिक्सचर कैसे लिखेंगे? CP मिक्सचर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CP मिक्सचर इज CV मिक्सचर प्लस R, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इनको इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और गामा मिक्सचर क्या होगा? CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर इस गामा मिक्सचर। ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर स्पेस होगा तो यहाँ पे लिख दें, गामा मिक्सचर इज CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर। ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया गामा मिक्सचर। ठीक, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ा प्रेशर के बारे में भी बच गया है, तो इतना कॉपी करो फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, तो क्या डिराइव कर लिया है हम लोगों ने? CV मिक्सचर कितना होता है? N1 CV1 प्लस N2 CV2। अगर 2 गैसेस हैं तो 3 होंगे, तो और आ जाएगा यहाँ पे N1 प्लस N2। ठीक है। और CP मिक्सचर में कह रहा था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यू कैन राइट CP मिक्सचर इज CV मिक्सचर प्लस R। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज गामा मिक्सचर इज CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं डिराइव। ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब सुनो, अगर इस गैस की वॉल्यूम इधर वाले इसकी 1 गिवन होती और प्रेशर P1 गिवन होता, इधर वाले का प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 गिवन होता। ठीक है। तो मिक्सिंग के बाद अगर पूछा जाए फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये पूछा जाए, तो वो कैसे निकालते? फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, अगर ये पूछा जाए तो ये कैसे करते हैं? तो इस बार क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर लेंगे, है ना, मोल्स में कमी नहीं आएगी। ठीक है। तो N टोटल या मिक्सचर या N मिक्सचर इज नथिंग बट N1 प्लस N2, यही तो होगा। तो N को क्या लिखेंगे? PV बाय RT। तो P मिक्सचर बाय नहीं इंटू
टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 ये हो जाएगा बाय आर टी मिक्सचर। अब देखो टी मिक्सचर आपने फॉर्मूले से तो सॉल्व कर लिया था, टी मिक्सचर आपने निकाल लिया था, इक्वल्स टू N1 कैसे लिखेंगे, P1 V1 बाय आर T1 प्लस P2 V2 बाय आर T2। ठीक है, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो P मिक्सचर V1 प्लस V2 बाई T मिक्सचर इक्वल्स टू P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2। इस फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर फाइनल मिक्सचर आप निकाल देंगे प्रेशर का क्या होगा, तो V1 प्लस V2 बाई T मिक्सचर ये सब आपने निकाल दिया है बाय T1 P2 V2 बाई T2। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, तो समझ आ रहा है, अगर प्रेशर पूछा जाता तो ऐसे करते हैं, लेकिन किसी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टी मिक्सचर चाहिए ही होगा, और टी मिक्सचर पुराने फॉर्म से जो मैंने आपको सिखाया N1 CB1 T1 प्लस N2 CB2 T2 बाई N1 CB1 प्लस N2 CB2 ऐसे निकाल लेंगे। और सीवी मिक्सचर कैसे निकालेंगे, ये हो गया टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो पर मोल्स हो गए, है ना। तो ऐसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ डेटा दे देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मान लो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको एक टेम्परेचर दे देते हैं 300 केल्विन, दिस इज मिक्सड विथ 2 मोल ऑफ हीलियम एट 400 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, इनको मिक्स किया जा रहा है, प्लस मतलब ये मिक्सड किया जा रहा है, इट इज़ मिक्सड। ठीक, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर, व्हाट इज़ CV ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर। एक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले CV मिक्सचर निकालते हैं, CV मिक्सचर। तो CV मिक्सचर क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ N1 CB1 प्लस N2 CB2 बाई N1 प्लस N2। ये गैस 1 है, गैस 1 के नंबर मोल्स कितने हैं 1। अच्छा, और CV1 इसका CV कितना होगा, ये डायटोमिक है, डायटोमिक का CV क्या होता है, डायटोमिक का CV बताओ। तो डायटोमिक का CV वो टेबल जो अभी मैंने अभी बताया, पीछे देख लो, रेफर कर लो। तो CV जो डायटोमिक का है वो है 5/2 R। ठीक है, प्लस N2 CV2, N2 इज 2 मोल, CV2 मोनो एटोमिक है, मोनो एटोमिक का CV कितना होता है 3/2 R। ठीक है, बाय N1 प्लस N2 कितने नंबर मोल से 1 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करें, क्या आ गया, 2 को 2 ही रहने तो देते हैं, तो ये 6 प्लस 5 11 बाई 2 और 3 6 हो गया, तो 11/6 है ना। तो CV मिक्सचर आ गया 11/6 R। तो CP मिक्सचर क्या होगा, देखिए एक तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, चलो फॉर्मूले से पहले करके वेरीफाई कर लेते हैं। N1 CP1 N1 अच्छा, इसकी CP क्या होगी, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस का CP कितना होता है 7/2 R प्लस N2 कितना है 2, तो 2 × 5/2 R। हीलियम के लिए क्या किया मैंने 5/2 कर दिया, 1 प्लस 2। सॉल्व करें, 5 × 10 प्लस 7 17/2 और ये 3 6 R। ठीक है, ये आ गया। और यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस एज CP मिक्सचर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, CV मिक्सचर प्लस R। तो CV मिक्सचर प्लस R कर दो, तो CV मिक्सचर इज 11/6 प्लस R कर दो, तो आ जाएगा ना 17/6, है ना। तो 11/6 R प्लस R दैट इज 17/6 R। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, गामा मिक्सचर कैसे निकालेंगे, गामा मिक्सचर के लिए क्या करेंगे, इनका रेशियो CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर। ठीक है,
दोनों का डिनोमिनेटर 6 है तो 17/11 हो जाएगा, 17/11 गामा मिक्सचर। अब टी मिक्सचर कैसे निकालेंगे? टी मिक्सचर इज N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2, ऐसे निकालेंगे, है ना। वो आ जाता है यहाँ पे वैल्यूज N1 CV1, देखो फॉर्मूले में खैर इसमें नहीं लिखा हुआ है, N1 CV1 प्लस N2 CV2, ठीक है। अब N1 कितना था 1, CV1 कितना था डायटोमिक 5/2R, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, प्लस N2 2 मोल, CV2 7/2R, T2 400 केल्विन बाई N1 CV1 प्लस N2 is 2, CV2 7/2R, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, R ऊपर नीचे दोनों से कट जाएंगे तो फाइनल आंसर जो रहेगा उसमें केल्विन आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाता है 3900 बाय कितना आ जाएगा, 2 चला गया, 5 7 2 9 14 और 5 19/19 केल्विन, ये आ जाता है, ठीक है। तो आई होप यही आंसर आया होगा आपका भी, 11 आएगा, 19/11 केल्विन ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका है, सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाता है, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन में ये आ रहा है या नहीं, तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो मैं बस फॉर्मूले को रिलेट करने के लिए क्वेश्चन लिया था, है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा CV, CP, गामा, ओके। फिर टेबल बनाया, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक, नॉन लीनियर, इनका हमने कॉलम बना लिया। मेनली मोनो एटॉमिक डायटोमिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि अगर दो टाइप के गैसेस को मिक्स कर दिया जाए तब फिर CV मिक्सचर क्या होगा, CP मिक्सचर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है। तो ये था इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें CV, CP और ये सब गैसेस के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर लेना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ये भी हमने सीखा है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ये जो गैसेस हैं इनकी स्पीड जो हमने निकाली है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, किस प्रकार के कितने गैसेस का कितना स्पीड होता है, ये हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर सीखेंगे कि मीन फ्री पाथ क्या होगा, कॉलेज जब कोलाइड होता है तो मीन फ्री पाथ कितना निकल के आता है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। वो दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ओके। चलिए फिर इसको कॉपी कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।